दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है और आप इसके लिए एक सिंपल और आसान तरीका खोज रहे हो जहां आपको कम रिस्क में बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि आप एक जॉब करते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तगड़ी एनालिसिस और रिसर्च कर सको ताकि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो और आपको स्टॉक मार्केट की कोई खास नॉलेज भी नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है और कैसे कोई नॉर्मल आदमी इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स दूंगा जिसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फॉलो करोगे तो आप नॉर्मल इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि इंडेक्स फंड होता क्या है। चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। हमारे इंडिया में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए दो एक्सचेंज है जहां से आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो। पहला एक्सचेंज है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बीएससी और एनएससी होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है। मान लो मेरी एक बिस्किट्स की कंपनी है और मैं अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। मुझे नई फैक्ट्री लगानी है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, नई मशीनें खरीदनी है, लेकिन इसके लिए मेरे को चाहिए बहुत सारे पैसे। अब या तो मैं बैंक से लोन लूँ, लेकिन कई बार बैंक उतना बड़ा लोन नहीं देती जितना हमें चाहिए, या फिर लोन पर इतना ज़्यादा ब्याज होता है कि कंपनी पर बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसे में मेरे पास एक और तरीका बचता है, आम जनता से पैसा लेना। यानी लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे और बदले में मेरी कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिलेगा जिसे हम शेयर कहते हैं। लेकिन अब मैं सड़क पर जाकर लोगों से पैसे तो नहीं मांग सकता। इसके लिए एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है। मुझे अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना पड़ता है। जब मेरी कंपनी वहां लिस्ट हो जाती है तब आम लोग शेयर मार्केट के जरिए मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और मैं पब्लिक से पैसा जुटा सकता हूँ। यानी आसान भाषा में समझो तो बीएससी और एनएससी ऐसे बड़े मार्केट हैं जहां कंपनियां खुद को लिस्ट करती हैं ताकि लोग उनमें निवेश कर सकें और यहीं से शेयर खरीदने और बेचने का पूरा खेल शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन एक्सचेंज में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5300 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी 2100 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ये दोनों एक्सचेंज गवर्नमेंट की निगरानी में चलती हैं। तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज की दो इंडेक्स फंड है, मतलब कि दो ऐसे फंड हैं जहां आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एनएससी के इंडेक्स फंड का नाम है निफ्टी 50 और बीएससी के इंडेक्स फंड का नाम है सेंसेक्स। अब हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और न्यूज में लोग बार बार क्यों बोलते रहते हैं कि आज सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया या निफ्टी गिर गया। तो देखो, इसे समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझना होगा। मान लो एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है जिसमें शहर के सभी स्कूलों को पार्टिसिपेट करना है और मेरा भी एक स्कूल है जिसका नाम है राइज पब्लिक स्कूल। अब देखो, उस कंपटीशन में मैं अपने स्कूल के हर बच्चे को तो नहीं भेजूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्कूल के जो सबसे होशियार, सबसे टैलेंटेड और सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं उन्हीं को भेजूं। तो मैं क्या करता हूं, अपने पूरे स्कूल में से टॉप के 30 बच्चों को चुनता हूं और उन्हें कंपटीशन में भेज देता हूं। अब अगर वो बच्चे वहां जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्राइज जीतते हैं, टॉप करते हैं, तो लोगों को लगेगा कि वाह, इस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, यहाँ के बच्चे काफी टैलेंटेड हैं। लेकिन अगर वही टॉप के बच्चे वहां जाकर खराब परफॉर्म करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे कि यार, अगर इस स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे ही अच्छा नहीं कर पा रहे तो बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। अब देखो, इस एग्जाम्पल को ज्यादा जज मत करना, मैंने सिर्फ आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसा बनाया है। यहाँ पर स्कूल की जगह आ जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और स्टूडेंट्स की जगह आ जाएंगी वो कंपनियां जो बीएससी में लिस्टेड है। अब जैसे स्कूल के टॉप 30 बच्चे पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही बीएससी में लिस्टेड हजारों कंपनियों में से जो टॉप की 30 सबसे बड़ी, मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां होती हैं, उन्हें मिलाकर बनाया जाता है सेंसेक्स। यानी कि सेंसेक्स कोई कंपनी नहीं है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक तरह की लिस्ट जो मार्केट की हालत बताती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से जो टॉप की 30 कंपनियां हैं वही सेंसेक्स में आती हैं और ये 30 कंपनियां पूरे बीएससी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर ये 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इनके शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, मार्केट अच्छा चल रहा है। और अगर यही कंपनियां नीचे गिर रही हैं, इनके शेयर प्राइस लगातार डाउन हो रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि मार्केट कमजोर चल रहा है। यानी सिर्फ इन टॉप कंपनियों को देखकर पूरे मार्केट का मूड समझा जाता है। इसी तरह से बिल्कुल निफ्टी भी सेम है। निफ्टी में क्या होता है, बीएससी की जगह एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, इसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनमें से जो टॉप की 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टॉप की 50 कंपनियों के जो इंडाइसेस होता है, इनकी जो एक लिस्ट होती है, उसे निफ्टी 50 कहा जाता है।
तो आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट आज 2% ऊपर गया या 3% नीचे गिर गया। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़ा है या घटा है। अब मान लो आपने 500 रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाए तो आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनी में अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी आपको अलग अलग कंपनी चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पैसा अपने आप उन कंपनियों में बढ़ जाएगा जो भारत की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं। इस इंडेक्स फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती हैं और इसी टॉप 50 कंपनी पर भारत की इकोनॉमी टिकी होती है। मतलब ये कि आप ऐसा कह सकते हो कि आप सिर्फ किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो। और सबसे खास बात यह है कि इस इंडेक्स फंड में ये फीचर होता है कि अगर इन 50 कंपनी में कोई बुरी परफॉर्म करे, धीरे धीरे कमजोर हो जाए या अपनी जगह खो दे तो वो अपने आप हट जाती है और दूसरी कोई अच्छी कंपनी अपने आप ऐड हो जाती है। यानी आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद ये काम करता रहता है। यही वजह है कि इसे सबसे आसान और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर कि कैसे इंडेक्स फंड बेटर है किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट से। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले गोल्ड में रिस्क तो कम होता है बट रिटर्न भी कम होता है, लगभग 7 से 8% का। एफडी में रिस्क तो कम होता है बट रिटर्न भी कम होता है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगर आपने गलत कंपनी चुन ली तो आपका पैसा तेजी से घट भी सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है बट यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, यानी कि आप इसे जल्दी बेच नहीं सकते और इसमें एक बहुत मोटा अमाउंट लगता है एक बार में। बॉन्ड में रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है बट इंडेक्स फंड में रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। पिछले कई दशकों में इसने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी भी होती है, मतलब आप इसे जल्दी बेच भी सकते हो और यहाँ आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। यानी अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए भी हैं तब भी आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ अपनी वेल्थ बनाने का सफर शुरू कर सकते हो। जिस तरह निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स होते हैं वैसे ही और भी कई इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। अब जैसे निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों को दिखाता है वैसे ही अलग अलग इंडेक्स अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे ये जानना हो कि आज बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे हर बैंक का शेयर चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी देखूंगा और मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आज ज्यादातर बैंक ऊपर हैं या नीचे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर कि इंडेक्स फंड में एसआईपी करना चाहिए या लमसम। तो पहले हम एसआईपी को समझते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको एक डेट को तय करना होता है और एक अमाउंट को सेट करना होता है। फिर हर महीने आपके उस सेट किए हुए दिन को आपके अकाउंट से उतना पैसा जितना आपने सेट किया है अपने आप निकलकर इन्वेस्ट हो जाता है। यानी कि आपको हर महीने बार बार जाकर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सेट कर दिया फिर वो अपने आप चलता रहता है। दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम का मतलब होता है जब आप स्टॉक मार्केट में एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 5 लाख या उससे ज्यादा, और वो भी लॉन्ग टर्म के पर्पस से, तो आप इसे लमसम कह सकते हो। अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि इंडेक्स फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, एसआईपी से या लमसम से। आपको अधिकतर फाइनेंस के एजुकेटर एसआईपी की सलाह देंगे बट मैं आपको एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो कि मैंने एक बुक में पढ़ी थी। वो ये है कि लमसम और एसआईपी दोनों का यूज करो। अब चलिए इस बात को समझते हैं। आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम, ये 2 चीजों पर तय किया जाता है। पहली चीज, मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, मतलब मार्केट अभी सस्ता है या मार्केट अभी महंगा है। अभी मार्केट ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड है, अभी मार्केट लगभग फेयर वैल्यू पर है। तो अभी आप एसआईपी को शुरू करो इंडेक्स फंड में और अपनी सैलरी का 10% एसआईपी के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। साथ ही अपनी सैलरी का 5% अलग से सेव करो और इसे किसी भी हालत में खर्च मत करना। इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये 5% एक बड़ा अमाउंट बन जाए, कम से कम 50,000 रुपए, तब आप ये देखो कि मार्केट कब क्रैश होता है, यानी बहुत नीचे आता है। जब आप देखो कि इंडेक्स लगातार 8-10 दिन से नीचे जा रहा है, लगभग 8% से 10% तक गिर चुका है या मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया है, तब आप अपना ये सारा अमाउंट एक बार में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना। ध्यान रखना, थोड़ा मोड़ा गिरने पर पैसे इन्वेस्ट मत करना क्योंकि मार्केट रोज थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जब मार्केट सच में अच्छी खासी गिरावट दिखाए तभी आप अपने वो 5% वाले पैसे इन्वेस्ट करना है
इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप उस नॉर्मल इन्वेस्टर से बहुत आगे चले जाओगे जो सिर्फ एसआईपी करता है, क्योंकि जब मार्केट महंगा होगा तब आपकी एसआईपी चलती रहेगी और जब मार्केट सस्ता मिलेगा तब आपका लमसम काम करेगा, यानी कि आप दोनों का फायदा उठाओगे। अब देखो, अगर आप सिर्फ 8,000 रुपए भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के थ्रू हर महीने अपने 22 की एज में, और इस इन्वेस्टमेंट को आप 52 की एज तक करते हो, तो जब आप अपने पैसे निकालने जाओगे 52 की एज में, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 28 लाख रुपए की होगी जिसे आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और वो कंपाउंड होकर 28 लाख से पूरे 4 करोड़ 50 लाख बन गए हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर यही पैसा हम लमसम के द्वारा इन्वेस्ट करते तो कितना बनता, यानी कि अगर हम एक बार में 28 लाख इन्वेस्ट कर देते तो कितना होता। चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप शुरुआत में एक बार में ही 28 लाख इन्वेस्ट कर देते तो ये इन्वेस्टमेंट 30 साल में कंपाउंड होकर 18 करोड़ 50 लाख हो जाता। लेकिन शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पास एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए आप एसआईपी ही कर सकते हो। लेकिन जो लोग अपने 30s 40s में हैं, उन्हें एसआईपी की जगह लमसम करना चाहिए ताकि उनके पैसे को ज़्यादा टाइम मिले कंपाउंड होने के लिए। तो चलिए अब एसआईपी की बात करते हैं। अब देखो, हो सकता है आप इतने दिन का पेशेंस नहीं रखो, अपने 45 की एज में ही पैसे एसआईपी से निकाल लो, क्योंकि हर किसी के पास 30 साल तक का पेशेंस नहीं होता। फिर भी आपको अपने 45 की एज में 1 करोड़ 65 लाख मिलेंगे, यानी कि सिर्फ कुछ साल पहले पैसे निकालने से करोड़ों का फर्क आ जाता है। अब मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता हूँ। मान लो आप 52 की एज में एसआईपी को बंद कर देते हो, पर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि आपके बेटे की कोई अच्छी खासी नौकरी लग गई है या आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके रेंट पर आप रिटायर्ड हो गए हो, और आप इस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देते हो, यानी कि आपको इस पैसे को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास पहले से ही पैसे होते हैं एक्सपेंस के लिए। लेकिन जब आप अपने 70 की एज में जाते हो तो अचानक आपको ये बात याद आती है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था। आप अपने डीमैट अकाउंट चेक करते हो तो वही इन्वेस्टमेंट आपके 70 की एज में कंपाउंड होकर 70 करोड़ में बदल जाएगा। मैं मानता हूं कि आप ये अमाउंट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने 70 की एज में या तो डेथ हो गए होंगे या फिर इस हालत में नहीं होगी कि पैसे का यूज कर सको। मैं बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बट आपके बेटे को ये 70 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आपके बेटे को डिविडेंड इनकम ही इतना मिल जाएगा कि वो इस पर रिटायर हो जाएगा, और साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा कंपाउंडिंग से। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। मैं मानता हूं कि ये चीज इमेजिनरी है, क्योंकि इतने दिन तक कोई भी पेशेंस के साथ नहीं रह सकता, बट अगर कोई रहता है तो उसको इतना कुछ मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। इसी कंपाउंडिंग से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो डाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेफ्ट में क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। और अगर आपको एसआईपी के बारे में और अच्छे से समझना है कि एसआईपी क्या होता है, कितने प्रकार के एसआईपी होते हैं, कैसे एक नॉर्मल आदमी एसआईपी करके करोड़पति बन सकता है, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।